नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस समय के राजनीतिक हलचल की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर डायलॉग्स में पहली बार डॉक्टर अविनाश सिंह। आपका स्वागत है डॉक्टर अविनाश सिंह जी। डॉक्टर अविनाश सिंह का स्वयं का अपना चैनल है की फैक्ट करके, और आप लोगों ने जिन्होंने की फैक्ट नहीं देखा हो तो वो की फैक्ट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्वागत है आपका अविनाश सिंह जी। ये बताएं, आपके 10 साल से गोते खाते हुए जो हमारा विपक्ष है उसने अंततः इंडी अलायंस करके एक गठबंधन बनाने की सोची है, और ये इंडी अलायंस जो है वो 3 बैठकें भी कर चुका है। तो अब आपको ये इंडी अलायंस किस ओर जाता दिख रहा है? क्योंकि अभी अभी पता चला कि इंडी अलायंस के कुछ सदस्य जो हैं वो अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अलग से ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये इंडी अलायंस क्या करेगा? क्योंकि मेरे हिसाब से तो 4 ही स्टेट्स थी जहां पर इंडी अलायंस कुछ अपने एक गठबंधन बना सकता था, केरला, बंगाल और पंजाब, दिल्ली। बाकी तो उनके जो गठबंधन है वो पहले से हैं बिहार में, महाराष्ट्र में। जी नमस्कार सर, आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए सर, ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन कागज पे बहुत मजबूत है। ऐसे इससे भी मजबूत एक गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना था 2019 के चुनाव से पहले। वो भी कागज पे बहुत मजबूत था। वो तो इतना मजबूत था कि लोगों ने कहा बस 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 5 सीट भाजपा, 10 सीट भाजपा जीतेगी। लेकिन राजनीति में 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप बड़े अनुभवी हैं इस मामले में, कि राजनीति में कागज पे आप कितना मजबूत है ये मायने नहीं रखता है। आपकी केमिस्ट्री, और आपकी नहीं, आपके वोटरों की केमिस्ट्री, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो उनके वोटरों से कैसी केमिस्ट्री है ग्राउंड पे, अगर वो केमिस्ट्री मैच नहीं करती है तो आप इस गठबंधन में और लोगों को शामिल कर लीजिए। मान लीजिए कि इस गठबंधन में भाजपा भी चली जाए, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेसी भाजपा को, भाजपाई कांग्रेसियों को वोट देंगे? नहीं देंगे। आप दिल्ली में बैठ करके खूब कहिए कि एकदम बहुत इतना बड़ा अलायंस बन गया कि विश्व में इतना बड़ा अलायंस नहीं बन सकता है। उसी तरीके का ये अलायंस है। अच्छा, इसमें जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आप बिहार में भी ले लीजिए, चाहे आप बंगाल में ले लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, सबने जीवन पर्यंत कांग्रेस के विपक्ष की राजनीति करी। कांग्रेस के साथ की राजनीति वाले कोई नहीं। लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी खुद कांग्रेस से बगावत करके बाहर गई। कम्युनिस्टों का यही लब्बोलुआ हिसाब किताब है। केजरीवाल का भी यही है। अब केजरीवाल जिस अलायंस में हो और कांग्रेस भी जिस अलायंस में हो, तो अगर हम 2011, 12, 13 का वो दौर याद करें, अन्ना नहीं जो आंधी है टाइप का चलता था दिल्ली में, वो कांग्रेस का विरोध था। और केजरीवाल के पास जो एक्चुअली वोट है किसी भी स्टेट में, चाहे दिल्ली में, चाहे पंजाब में, और चाहे गुजरात में, चाहे किसी स्टेट में, वो कांग्रेस का ही वोट है जो शिफ्ट हुआ है केजरीवाल की तरफ। इक्का दुक्का किसी ने दे दिया हो मोह माया में आके तो बात अलग। हराया केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस को। शीला दीक्षित 15 साल से मुख्यमंत्री थी। पंजाब में हराया कांग्रेस को, और गुजरात में कांग्रेस की वो स्थिति कर दी कि आजादी के बाद की सबसे कम सीटों पे कांग्रेस सिमट गई। लेकिन उसके साथ भी गठबंधन है। अच्छा, गठबंधन कैसे है? गठबंधन नहीं सर, ये एक तरीके से लठबंधन है। लठबंधन इसलिए है कि सब एक दूसरे के कनपटी पे या तो बंदूक रख के, एक कंधे पे बंदूक होता है, कनपटी पे बंदूक रखा, तू ये मान तो मैं तेरे साथ, तू ये मान तो मैं आऊंगा, ये नहीं मानोगे तो नहीं आऊंगा। अब पहले गठबंधन की बात करते हैं सर। अगर देखा जाए तो पहले मीटिंग की इस गठबंधन की नीतीश कुमार की अगुवाई में हुआ, एकदम गाजे बाजे के साथ कि नीतीश कुमार अब हरा देंगे, सब कुछ कर देंगे। जबकि नीतीश कुमार अब बिहार में पॉकेट के नेता हो गए हैं। पर्टिकुलर जहां पॉकेट है वहां उनके वोट है, वहां के नेता रह गए हैं। वहां पे केजरीवाल गुस्सा के चले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे। फिर बेंगलोर मीटिंग हुई। शिमला होने वाली थी, शिमला से बेंगलोर शिफ्ट हो गई।
बेंगलोर में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार नाराज होकर के चले गए। फिर मीटिंग हुई मुंबई में, मुंबई में ममता बनर्जी नाराज होकर के चली गई। सबकी कंडीशन है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बुआ बबुआ की जोड़ी भी यहां बना चुके हैं और साथ के साथ कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो अखिलेश यादव को भी सब पता है। और मैं आपको एक चीज बता देता यूपी के लड़के, हाँ यूपी के लड़के, अखिलेश यादव की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो ये है कि उनके पास पैसा नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 19 हारे, तो उनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अखिलेश अपना पैसा और पावर सब कुछ, जिसके पास उनका पैसा था वो छोड़ के भाग गया बीजेपी के पास, ऐसा भी सुना। तो अब पैसा है नहीं तो वो अगला सोच रहा है कि देखो यार प्रधानमंत्री तो मैं बनने से नहीं रहा। ये प्रैक्टिकल बात है कि अखिलेश यादव को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, न रामगोपाल यादव को बनना है, मुलायम सिंह यादव रहे नहीं। प्रधानमंत्री बनना राहुल गांधी को है। मैं अपना पैसा फूंक करके क्यों इसको प्रधानमंत्री बनाऊं? मीटिंग वूटिंग होती है, चलो ठीक है, ये लोग खाना पीना का पैसा देते हैं, वहां होटल होटल का चला जाता हूं मैं, ठीक, 2-4 लोगों को साथ में ले लेता हूं। अखिलेश यादव का जोर है कि 27 का जो चुनाव है वो मैं मजबूती से लड़ूंगा, उसमें मैं किसी भूमिका में रहूंगा। तो अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस के साथ तो मिलकर के चुनाव लड़ लें, किसी के साथ लड़ लें, अखिलेश अपनी पावर लगाने वाले नहीं इस लोकसभा चुनाव। बाकी नेता हैं तो कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे मीडिया में, ट्विटर पे। बिहार में ये स्थिति है सर कि लालू प्रसाद यादव सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। नीतीश कुमार के पास ले देकर के 13% वोट था, उसके बाद मुस्लिम वोट थोड़ा जुड़ जाते थे, मुस्लिम वोट इनका साथ छोड़ चुके हैं, कुशवाहा वोट इनका साथ छोड़ चुके हैं, माझी वोट इनका साथ छोड़ चुके हैं, और जो इनका कुर्मी वोट बेस है उसमें 2 लगा दिए हैं फंदे भाजपा वालों ने, एक प्रदेश अध्यक्ष बना के लगा दिया और 2 नेता और भिड़ा दिए हैं, ठीक है ना। वो जो एक ब्यूरोक्रेट थे, उनका बहुत अच्छा नाम था, मंत्री भी थे, आरसीपी से। अब इन लोगों को लगा करके वहां पे भी हो गया है। तो नीतीश की ताकत बिहार में बची नहीं है। और लालू का क्या है, लालू को भी पता है कि न मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, मैं तो सजा याफ्ता कैदी हूं, न मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है, ठीक है। नीतीश कुमार को इतना चढ़ाओ कि ये उधर निकल लें और इधर मेरे बेटे को मेरे रहते हुए मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। तो जहां इतनी चालाकी हो सर, वो अलायंस कैसे बनेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है इस इंडिया अलायंस के लिए। अच्छा, और जो अभी अभी जो सूचना आ रही है पंजाब से, और एक बात और आपको बताऊं कि अभी परसों ही हमारे केजरीवाल जी जो हैं वो राजस्थान, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ आके गए हैं और अपनी गारंटीज जो है वो सुना के गए हैं। उसके पहले एमपी में भी गए हैं और उसके पहले छत्तीसगढ़ में भी गए हैं और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने की जुगत कर रहे हैं। और अब ये भी कह दिया है कि साहब पंजाब में कोई अलायंस नहीं होगा। तो जो 4 स्टेट जहां संभावना थी उनमें से 2 तो गई। वैसे भी दिल्ली में 50% से ऊपर वोट पिछली बार लाई थी भारतीय जनता पार्टी। अब सर समझिए इनकी पूरी पॉलिटिक्स समझिए। केजरीवाल ने कहा कि 5 सीट मैं दिल्ली में लड़ूंगा, 2 तुम लड़ना। जैसे ही ये बात कही केजरीवाल ने, उधर से अलका लांबा को, अच्छा इनके में एक बड़ी ट्यूनिंग है, जैसे संदीप दीक्षित एक नियुक्त किए हुए हैं इन लोगों ने, एक अलका लांबा नियुक्त की हुई है दिल्ली के लिए स्पेशली। ये क्या करते हैं, केजरीवाल इधर से कुछ बोलता है और उधर से कांग्रेस वाले कहते हैं हाँ चलो चलो तुम लोग शुरू हो जाओ। जैसे वो बेचारे कुछ बोल देते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है, सोनिया गांधी तक मामला पहुंचता है, राहुल गांधी तक, ये लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये उनका पर्सनल बयान था। आप बताइए सर कि कौन सा नेता जो है रोज पर्सनल बयान देता है, और क्यों देता है, तो किस लिए देता है? और देखिए अजय माकन को चूंकि कार्यकारिणी में रखे हैं तो अजय माकन इस समय चुप हैं, लेकिन वहां लवली को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और लवली रोज केजरीवाल को धो रहा है। आप बताइए ऐसा अलायंस देखे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ भी, एनडीए के साथ भी अलायंस है कि उनका अलायंस पार्टनर रोज उन्हीं को धोता हो, और उत्तर प्रदेश में आकर के कोई अलायंस पार्टनर कहे कि यहाँ पे भाजपा का कोई नहीं है। ऐसा मतलब शिवसेना का एक दूसरे तरीके का हो रहा था, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी बेस की एक पार्टी थी, तो भाई अटल जी के जमाने में उसको लेके चलते थे, लेकिन मोदी जी के जमाने में नहीं चलने वाला है। लेकिन फिर भी कोई और भी अलायंस हो, इस तरीके की तो तू मैं कभी नहीं। अच्छा लड़ना कहां है?
केजरीवाल का जो बेस है वो दिल्ली है और पंजाब है, आज के डेट में थोड़ा बहुत गुजरात है। केजरीवाल कह रहा है मैं पंजाब नहीं छोड़ूंगा, मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, दिल्ली पंजाब अगर छोड़ देती है कांग्रेस, चलो मान लिया, तो यहां दोनों पर तो सेकंड नंबर पे कांग्रेस लड़ती है लोकसभा में, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, या फर्स्ट पे रहती है तो सेकंड पे रहती है। एक तो ये वाला इनका फार्मूला केजरीवाल का चला नहीं। अब केजरीवाल क्या सोचता है कि भाई मैं अपने राजनीतिक स्पेस को कांग्रेस को क्यों दे दूं, जिस स्पेस को मैंने कांग्रेस से छीना। सेम ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी कहते हैं कि भाई हम ऐसा है कि कम्युनिस्टों के साथ कोई गठबंधन रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। और उसी मंच पे सीताराम येचुरी कहता है कि भाई कलकत्ता बंगाल में और केरल में कोई गठबंधन नहीं ममता के साथ। और अधीर रंजन चौधरी किस तरीके से कहता है, अधीर रंजन चौधरी कहता है कि ममता अपनी साख बचाने के लिए कांग्रेस के चरण चाट रही है। मतलब आप भाषाई मर्यादा भी देख लीजिए, राजनीति में ठीक है आप अपनी बात कहिए, लेकिन इस तरीके का आक्रमण। और ये लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, अब अच्छे हैं बुरे हैं वो तो कांग्रेस पार्टी जाने, जनता जानती है। अब उधर देख लीजिए, साउथ में चले जाइए, डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन है, उनके बेटे ने जो कहा है और आज डी राजा ने जो कहा है, यह रायता एनडी अलायंस समेट नहीं पाएगा सर, क्योंकि ये बियॉन्ड द बीजेपी चला गया है। और जो थोड़े बहुत बीजेपी से नाराज भी होंगे ना, कि मान लीजिए मोदी जी से, किसी पॉलिटिशियन से सब थोड़े खुश रहते हैं, वो सब कह रहे हैं कि भैया वोट देने वाले तो नहीं थे, लेकिन जब सनातन खत्म ही करने की बात है तो एकदम दबा के मोहर मारेंगे। अब तो ये कौन सा अलायंस है जहां नेता भाषण नहीं दे पा रहा है, नेता भाषा नहीं बोल पा रहा है, देश का मर्म नहीं समझ पा रहा है, पार्टियां आपस में बैठक नहीं कर रही हैं। शरद पवार थे, शरद पवार की स्थिति देखते हैं कैसे कर दी। अब बहुत सारे बीजेपी के लोग नाराज हैं कि भाई शरद पवार को भ्रष्टाचारी पार्टी क्यों ले लिया। भाजपा को कोई फायदा नहीं है सर राजस्थान महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी तोड़ करके मिलाने से, लेकिन मोदी ने एक मैसेज दे दिया कि नेता होता तुम लोग नहीं हो, नेता हम लोग हैं। हमको महाराष्ट्र में घाटा हो चाहे फायदा हो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे देश में बता दिया शरद पवार माने जीरो। और ये शरद पवार अगुआ थे, और कल के लिए नीतीश टूट गए तो दो अगुआ तो इनके खत्म हो गए। वैसे ही बचेगा कौन, एक सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव और एक सनातन का अपमान करने वाला स्टालिन। बाकी तो किसी की ताकत राज्यों में कोई दिखाई नहीं देती। केजरीवाल तो पहले कह चुका तुम सब चोर बेईमान, और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो राहुल गांधी के तो दो नेतृत्व में हो चुका चुनाव, कुछ नहीं, हरा ही नहीं सकते। उधर प्रमोद कृष्णन रोज कहते हैं प्रियंका गांधी को ले आओ, और सीडब्ल्यूसी के लिस्ट में जो इनकी कैंपेन कमेटी बनी उसकी लिस्ट में प्रियंका गांधी नहीं है। तो ये है ना एक तरीके का नैरेटिव इनके पास, ये खुद ही पहले सुलझ ले अपना तब तो लड़ेंगे उस व्यक्ति से। अब ये जो स्टालिन उदयनिधि स्टालिन ने जो चालू किया है, ये अनायास तो नहीं है, ये पूरी तरह से योजनाबद्ध दिखता है। हाँ? और योजनाबद्ध यदि है तो क्यों है, बिना राजनीति के तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसका नुकसान तमिलनाडु में डीएमके को तो संभवतः नहीं होगा, नुकसान होगा तो अलायंस को होगा। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने? देखिए दरअसल क्या है कि ये जो पूरा गैंग है, ये उदयनिधि स्टालिन ने पहली बार थोड़ी बोला है, समाजवादी पार्टी भी इसी गैंग में है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तो बहुत कुछ बोला है और बोलता ही रहता है। इसी अलायंस में लालू नीतीश भी हैं, उनका शिक्षा मंत्री भी कुछ बोलता रहता है ना। ठीक है, वो सनातन को न लेकर के तो रामचरितमानस को लेकर के बोलता रहता है, तो कोई मनुस्मृति को लेकर के बोलता रहता है, तो कोई किसी ग्रंथ को लेकर के बोलता रहता है, तो कहीं ब्राह्मणवाद की बात चलती रहती है। मतलब ये सब ये पूरे अलायंस में कोई बचा नहीं है। आप सोचिए कि शिवसेना जैसी पार्टी को प्रेडिक्ट कर सकता था, वो बोल ही नहीं पा रही। सावरकर का अपमान करता है राहुल गांधी डेली, और उसी सावरकर के अपमान के ऊपर शिवसेना कहती है हम अलायंस तोड़ लेंगे, और उसी राहुल गांधी के साथ बैठ करके और एक सजा याफ्ता कैदी, सोचिए सर, ट्रायल कैदी नहीं है लालू, सजा याफ्ता कैदी है, वह इनको लीड करता है मंच पे, और वहां तालियां बजती हैं और उद्धव ठाकरे भी बैठ करके ताली बजाते हैं। लेकिन जैसे ही कमेटी के गठन की बात आती है तो एक भी निर्णय लेने वाला नेता उसमें नहीं है। शरद पवार के पास तो कुछ बचा नहीं सर, बाप बिटिया बचे हैं दो लोग, तो बाप बिटिया में अब बिटिया को बनाए तो फिर लोग कहेंगे कि यार बताओ यहाँ पे भी परिवारवाद घुसा दिया इन्होंने, तो खुद ही बन गए उस कमेटी में।
भाई उनके पास कौन था? छगन भुजबल था उनके पास नेता, उनके पास अजीत पवार नेता था, उनके पास प्रफुल्ल पटेल नेता था। ये तो तीनों चले गए उधर, तो बनाएंगे किसको? जयंत पटेल केजरीवाल ने कहा डाउटफुल है, कि कहाँ जाएंगे? हाँ, अच्छा केजरीवाल के साथ क्या दिक्कत है? केजरीवाल ने कहा कि देख यार भाई राघव चड्ढा तेरा मुंबई आना जाना लगा रहता है, मुंबई में मीटिंग है, तू ही बन जा कमेटी में, है ना? फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं राघव चड्ढा, तो कहा अच्छा राघव चड्ढा तू बन जा, ठीक है। उधर उन्होंने कहा कि यार रावत देख तेरे वजह से ही मेरी स्थिति खराब हो गई। उद्धव ठाकरे ने कहा मैं नहीं बन रहा, तो रावत को बना दिया साहब। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब मीटिंग होगी उन 14 लोगों की, मतलब 13 को बनाया तो वो माकपा वाले नाराज हो गए, अरे भाई 28 को बुलाया 13 को बनाया, ये कौन सी बात हुई? उनका नहीं भाई तुमको भी रख लेंगे कोई बात नहीं, तो उनको रख लिया सर, रख लिया। अब आप सोचिए कि कोई निर्णय लेना, राघव चड्ढा निर्णय ले सकते हैं? वो कहेंगे कि मैं केजरीवाल जी से पूछ बताऊंगा, तो कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं उद्धव जी से पूछ बताऊंगा। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा अगुआ कोई नहीं है, मतलब उन 14 में भी कोई लीडर नहीं है कि कौन बुलाएगा 14 को? होगा ना कि फला बुलाएगा तो हम जाएंगे। अब पता चला कि राघव चड्ढा ने एक लेटर जारी किया कि दिल्ली में मीटिंग है, तब तक सोचिए कि उसी समय पे उसी टाइम पे मुंबई से मीटिंग आ गई कि राउत ने कहा कि मुंबई में मीटिंग है, तो झगड़ा हो जाएगा, यार मैं दिल्ली में बुला रहा हूं तो मुंबई में क्यों बुला रहे हो? क्योंकि उसका कोई लीडर नहीं है। ऐसे गठबंधन होता है। अच्छा हर समय होगा सीट बंटवारे फार्मूला तय, नहीं, और लोगों पे दूसरा एक फार्मूला और है, तय। अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब, वो भी निर्णय नहीं ले सकते, उनके ऊपर रिमोट हाँ कंट्रोल है। खड़गे साहब है, खड़गे साहब क्या मतलब है? खड़गे साहब तो कही दिए कि भैया हम तो भैया तुम्हें माता तुम्हें पिता, सोनिया गांधी की कृपा से, राहुल गांधी की कृपा से और प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से अध्यक्ष बने हैं। तो लोग पूछने लगे कि भाई ये चुनाव किस लिए हो रहा था? शशि थरूर तो सदमे में होंगे कम से कम 15 दिन तक इस बात को सुन के। अरे यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, तो पहले तय था। तो ये जो ड्रामेटिकल पॉलिटिकल ड्रामा होता है सर, अब सोशल मीडिया के जमाने में, चीजों के जमाने में चीजें छुपती नहीं और ये चीजें तेजी से फैलती हैं। सबसे पहले अच्छा ये मुद्दा इनके पास कोई नहीं, राहुल गांधी के पास 4 मुद्दा। राहुल गांधी पिछले 2019 के चुनाव के बाद इन 4 मुद्दों के अलावा 5वां शब्द नहीं बोले होंगे, सब इसी के इर्द गिर्द। एक तो अदानी, एक चाइना, ठीक है, अडानी, चाइना, और कभी कभी बीच बीच में उनका किसान उसान घुस जाता है, और एक सांप्रदायिकता। 3 चीज, 4 चीज, ये 5वां कोई शब्द नहीं है। उसी के इर्द गिर्द मणिपुर भी घूमेगा, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती रहेंगी, और फिर बोलेंगे कि वो अदानी अदानी अदानी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कमेटी ने उस पर रिपोर्ट दे दी, अन्य बहुत सारी बातें। अब सर अमेरिका का अखबार कुछ छाप दे, हैं अमेरिका एक का और है ना अखबार वो कुछ क्या छाप। कि साहब के ये तो नफरत फैलाते हैं और हमारी मोहब्बत की दुकान है। बाप रे बाप, इनके इतना तो नफरती। अच्छा चलिए ठीक है, स्टालिन का छोड़ दीजिए, स्टालिन की दूसरी पार्टी है। पी चिदम्बरम कितना महत्वपूर्ण नेता इनकी पार्टी का, वित्त मंत्री, इनके चोरी में, इनके सीनाजोरी में, सब में साथ देने वाला, ये तो 119 दिन जेल रहने वाला। 3 लोग जो बोले हैं, तीनों के तीनों पुत्र हैं, एक स्टालिन पुत्र, हाँ एक चिदम्बरम पुत्र और एक खड़गे पुत्र। खड़गे पुत्र, ठीक है। अच्छा ये तीनों पुत्र क्या बोलते हैं? तो खड़गे का तो बेटा है ना, कम से कम वो उनसे तो डेली बात होती होगी ना, बेटा खाना खा लिया, डिनर कर लिया, ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम्हारा मंत्रालय बढ़िया चल रहा है, तो खड़गे से पूछना चाहिए था। अच्छा खड़गे खुद ही बोला है कर्नाटक चुनाव में सर, खड़गे ने कहा कि देखो भगवा का राज आ जाएगा, मतलब सनातनियों का राज आ जाएगा और आरएसएस का राज आ जाएगा। वो 2019 में बोला था वो। जी 2019 में बोला था लोकसभा चुनाव के समय पे। तो आप ये सोचिए कि जिसकी भावना ऐसी हो तो बेटा तो बोलेगा ही ना कि यार पापा बोल दे चौड़े से, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे कांग्रेस पार्टी के, हम मंत्री, कर्नाटक में हमारी सरकार, तो हम भी बोले पीछे, हम क्यों रहे? दूसरी चीज समझिएगा सर, आज डी राजा ने भी ये बात बोली है, वो तो क्या एचआईवी बता रहा था वो, फिर उस पर भी बवाल मचा है। तो ये ट्रेंड है, इनको क्रिश्चियन वोट चाहिए, इनको सनातनी वोट नहीं चाहिए, इनको साफ साफ कह देना चाहिए कि हमको सनातनियों का वोट ही नहीं चाहिए। इतना ही बट क्यों? हमारा हेमंत विश्व शर्मा है ना, बोल देता मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, तुम भी बोल दो, मतलब इतना आगे पीछे क्यों करना? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस लेकिन पूरे कांग्रेस को तो घटनाक्रम, चाहिए, अलायंस को तो चाहिए। कांग्रेस को भी क्यों चाहिए? स्टालिन को कांग्रेस नहीं को अगर चाहिए।
कांग्रेस को भी कमलनाथ की अगर ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। अब कांग्रेस को क्यों चाहिए सर? कमलनाथ को तो कांग्रेस बेचारे में को चाहिए था ना, उसने तो बागेश्वर धाम महाराज को बुला के इतना आयोजन करवाया, वहां पूरा माहौल बदला, और अब उसकी ऐसी तैसी हो रही है, वो गालियां दे रहा है इनको। देखिए कमलनाथ क्या है कि मध्य प्रदेश में अपना पैसा फूंक करके चुनाव लड़ रहे हैं कि एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए, ठीक है। सोनिया गांधी से मुझको लगता है कि अगर कमलनाथ एक बार पूछ लेते कि ये सब काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी का बैग बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, वहां पर तो प्रियांक खड़गे को उतारो और कार्तिक चिदम्बरम को उतारो मध्य प्रदेश में, फिर तुम तमाशा देखो वोट कैसे मिलता है ना। और स्टालिन के बेटे को तो स्पेशली 2 जनसभा करवा दो वहां पे। इनका एक पूरा नरेशन है कांग्रेस पार्टी का, और ये मुझको लगता है कि दक्षिण में एक टेस्ट हो रहा है कि कितने क्रिश्चियन हो चुके हैं, ये मुझे लगता है कि इस फार्मूले के तहत तय किया जा रहा है। और दूसरी चीज कि अन्नामलाई और राजदंड आ गया तमिलनाडु से, तो ये और परेशान है उसको लेकर के। अच्छा, माता जी इनकी रोज मंदिर जाती हैं, स्टालिन की पत्नी रोज मंदिर जाती है, दिखावे के लिए जाती है, पूजा करने जाती है, वो उनकी अपनी श्रद्धा, लेकिन वो रोज मंदिर जाती है। और ये बता रहा है कि डेंगू मलेरिया, तो हमारे घर अगर हम इस तरीके से बोल दें, अगर सर मान लीजिए हमारी कोई भी विचार हो तो हमारी माता जी तो कान के नीचे 2 बजाएंगी, बोलेंगे कि तू मुझको डेंगू मलेरिया बोल रहा है, यही तेरी भाषा है, यही तुझको मैंने सिखाया है। तो वो भी काम नहीं हुआ इसके साथ। हालांकि वो 4 पेज का लेटर लिखा है कि मैं आध्यात्मवादी हूं, मेरी भाषा को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया। ये जो एनडीए अलायंस है ये खत्म हो गया सर। जो भी 10-5 वोट मिलने उलने वाले थे या भाजपा वाले नहीं जाने वाले थे देने के लिए, नाराज थे मोदी जी से, वो कह रहे हैं कि अब इनको तो खत्म ही कर देना। ये स्थिति इसमें है। एक और जो है वो सोचने वाली बात ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ये इंडी अलायंस को जानबूझ के आपके स्टालिन वाले लोग जो हैं, यानी डीएमके वाले लोग जो हैं, वो जो जानबूझ के इसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं देना चाहते 8-10 सीट जो देते हैं ये कांग्रेस को, वो नहीं देना चाहते, तो इसलिए जानबूझ के इसको तोड़ रहे हैं कि ये कम से कम तमिलनाडु से तो ये कांग्रेस का फंदा टूटे और जो भी सीटें हों वो हमको मिले, क्योंकि उनको पता है कि पिछली बार तो ये सारी सीटें लगभग जीत गए थे एक को छोड़कर, लेकिन इस बार जो है वो कम से कम 10-15-20 सीट जो है वो उनसे निकलेंगी। तो इसलिए वो कांग्रेस को सीटें नहीं देना चाहते, क्योंकि कांग्रेस से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो अपना बेस कंसोलिडेट करके कांग्रेस को आउट करना चाहते हैं। ये इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये भी हो सकता है, ये इसकी भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि देखिए कांग्रेस का जो भी तमिलनाडु में जनाधार बचा हुआ वो डीएमके के साथ ही एसोसिएट होकर के बचा हुआ है नहीं, और वहां पे भाजपा का उभार हो रहा है। तो डीएमके चाहती होगी कि भाजपा के साथ ही हम रहें, या तो सत्ता में रहें या तो अपोजिशन में, क्योंकि जयललिता के जाने के बाद एआईएडीएमके की स्थिति एकदम खराब है। भाजपा के साथ अलायंस में है, उनके पास संगठन है, लेकिन उसको संभालने वाला कोई पार्टी को नहीं, कोई प्रमुख चेहरा नहीं रहा उनकी पार्टी में। यही सेम थ्योरी वामपंथी केरला में भी चाहते हैं और वामपंथी कर्नाटक में चाहते हैं। यही सेम थ्योरी अखिलेश यादव चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, यही सेम थ्योरी लालू और नीतीश चाहते हैं बिहार में, यही सेम थ्योरी बंगाल में चाहते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि डीएमके चाहती है कि यहाँ कांग्रेस का मतलब कांग्रेस से टूटी जाए अलायंस, या नहीं हो तो ठीक है, कम से कम हमारी जो सीटें हैं वो तो हमारी बची रहेंगी। और राहुल गांधी को क्यों इंटरेस्ट हो बनाने में पीएम, किसी को भी, क्षेत्रीय पार्टियों को, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को ही खत्म करती है जब भी सत्ता में आती है, तो क्षेत्रीय पार्टियों को ही तोड़ती है जब भी सत्ता में आती है। तो जी, ये और एक बड़ी चीज है। हाँ, बिल्कुल वो दिख रहा है, और केजरीवाल जो है वो स्टेट्स में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और एक चीज केजरीवाल के संबंध में, एक चीज समझिएगा सर, वो हर मीटिंग के पहले नाराज होता है, कांग्रेस एक बयान देती है, फिर इनका पैचअप हो जाता है, फिर वो मीटिंग में जाता है और वही 4 लाइन वो भी बोलता है। अच्छा बताइए, मुंबई मीटिंग में और बेंगलोर मीटिंग में तो चलिए नाम भी लोग डिसाइड कर लिए, ठीक है, लेकिन मुंबई मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ सर? जो लगे कि नहीं भाई ये लोग अलायंस को लेकर के सीरियस है, कुछ नहीं, नथिंग, खाया पिया और चल दिए सब।
तो अलायंस क्या है? अब आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था, छोटा सा एक क्लिप थी, जिसमें शरद पवार हाथ पकड़ करके ममता बनर्जी को ला रहे हैं, वहां उधर उधर खड़े थे, और ममता बनर्जी ने एकदम हाथ छुड़ा करके निकल गई मीटिंग से। हाँ, रोकने की कोशिश की थी उनको शरद पवार ने। हाँ, अब मतलब शरद पवार, मुझको लगता है कि शरद पवार चाहे जैसा भी नेता हो, लेकिन अगर कम से कम वो इस तरीके का वो बुला रहे हैं और हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करें, एक तो महिला है, तो मुझको लगता है कि बात बहुत अधिक रही होगी, बढ़ी होगी, तभी शरद पवार गए कि अच्छा आइए ममता जी, कोई बात नहीं, ऐसे वैसे फलाना ढिकाना, आप भी कांग्रेस तोड़ करके बनाई है, मैं भी कांग्रेस ही तोड़ करके बना हूं, तो आइए आप कांग्रेस की जरूरत है, थोड़ा यहाँ बातचीत करते हैं। तो ममता बनर्जी को लगा होगा यार, तुम यार क्या, मैं 3 बार की मुख्यमंत्री बंगाल की पूर्ण बहुमत की, तुम तो कभी महाराष्ट्र में नहीं बना पाई, आप जो पार्टी वार्टी बची थी वो भी नहीं बची, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, चलो हटो। ऐसे मतलब ऐसे नेता, मैं ऐसी राजनीति कभी नहीं देखा हूं, जितना मेरा अनुभव है राजनीति को देखने और समझने का, कि इस तरीके से अलायंस बनना और पब्लिक फोरम पे, अच्छा सब एक दूसरे से कह रहे हैं हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीटों का फार्मूला तय हो जाए। मीडिया फार्मूला तय करेगी कि भाजपा फार्मूला तय करेगी? ये बात मीटिंग में कहो ना भाई, कि जल्दी से जल्दी तय कर लो। अच्छा, जहां मिलते हो वहां कह नहीं पाते हो, बाहर आकर के कह रहे हो, मीडिया वाला पूछ लेगा आप लोगों का अलायंस कैसा है, कहेंगे हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीटों का फार्मूला तय हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूं सर, ये अभी टूटता हुआ नहीं दिखाई देगा, दिसंबर तक देखिएगा इसका नामो निशान नहीं रहेगा इस अलायंस का, बस ये अलायंस ही रहेगा। वैसे तो ये अलायंस अगर रहे तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए ज्यादा लाभकारी है। फायदेमंद है, बिल्कुल। क्योंकि जितना ये रहेगा, ये आपस में कंफ्यूजन फैलाएगा, सारे के सारे एक दूसरे को टंगड़ी मारने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे की पीठ पे चढ़ के और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। एक और चीज समझिए सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे मान लीजिए मैं ही एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं अपना स्पेस, अपना पैसा, अपनी मेहनत, अपनी कार्यकर्ता आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्यों लगाऊंगा? किस लिए? मेरा क्या लाभ है? कुछ नहीं, क्योंकि आपको करनी अपनी वाली है। प्रधानमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल गए, सजा मिला, कांग्रेस के साथ रह के क्या कर लिए? कोई फायदा हुआ? नहीं फायदा हुआ। और बिहार में क्या आपको लगता है, कांग्रेस को लालू जी कितनी सीटें देंगे? देखिए ये लोग क्या बोले, देखिए मैं बताऊं आपको, बिहार में लेफ्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि उनको 8 सीट चाहिए कम से कम। तो 8 सीट कांग्रेस कह रही है कि उसको 10 सीट चाहिए कम से कम। तो 10 और 8 18 इनको दे देंगे तो हमारे फिर नीतीश जी के पास क्या बचेगा? क्योंकि पिछली बार ये 17 सीट ले गए थे, आपको ध्यान है, बीजेपी के साथ, और हम लोगों ने भी कहा था कि ये क्या कर दिया है, 2 सीट वाली पार्टी को 17 सीट दे दी आपने। लेकिन पता नहीं क्या, भारतीय जनता पार्टी जब भी अलायंस में रहती जेडीयू से, जेडीयू उसको कैसे ब्लैकमेल कर लेती है, ये भी एक रहस्य रहा है सदैव। और अब तो लगता नहीं कि 10 सीट से ज्यादा इनको मिल पाएगी। देखिए सर, एक फार्मूला लेकर के नीतीश गए थे लालू प्रसाद यादव के घर, वो फार्मूला था कि 17-17 पे हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश ने कहा कि देखो भाई, हमारे 16-17 सांसद थे, तो इस समय तो 16 है हमारे सांसद, तो भाई इससे तो कम पे तो हम कैसे लड़ेंगे, तो अपने सांसदों को क्या जवाब देंगे? लालू प्रसाद यादव का 0 है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देखो नीतीश बाबू, वो भाजपा के साथ था आपका, अब हम सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, और हमने सेक्रीफाइस किया है, इतनी बड़ी, इतना ज्यादा सीट होने के बाद भी हमने मुख्यमंत्री का पद आपको दिया है, अब लोकसभा में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप लड़ेंगे 10 सीट पे, हम लड़ेंगे 20 सीट पे, तो फिर बात नहीं बनी। फिर एक फार्मूला तय हुआ, तो उस फार्मूले में तय हुआ कि अच्छा चलो 17-17 सीट का फार्मूला लेकर के मुंबई हम लोग चलते हैं, 34 हो गई, 6 सीट जो बची 2 वामपंथियों के लिए और 4 सीट कांग्रेस के लिए। ये फार्मूला बना करके लोग ले गए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से 48 और 32 का फार्मूला बना कर ले गए। अखिलेश ने कहा कि मैं अपनी पसंद की 48 सीटों पे लड़ूंगा, 32 मैं छोड़ दूंगा, उसमें कांग्रेस समझ ले, जयंत चौधरी समझ ले। ठीक है, सारी शहरी सीटें हम दे देंगे कांग्रेस को लड़ने के लिए। हाँ,
अखिलेश यादव ने कहा था कि हम अपने पसंद के 48 पे लड़ेंगे और बाकी शेष सीटें हम आपको दे दे रहे हैं, आप और जयंत समझ लीजिए आपस में बैठ करके आप लोगों को कैसे चुनाव लड़ना है। अच्छा जी, फार्मूले पे बात भी हुई मुंबई में सर, फार्मूले पे बात भी हुई मुंबई में, लेकिन वो फार्मूले पे कांग्रेस आकर के 200 215 पे सिमट गई। कांग्रेस कह रही यार 272 पे बहुमत मिलता है तो 215 पे लड़ेंगे तो हमको सब वोट कर देगी जनता इस देश की। अच्छा, डीएमके छोड़ेगी नहीं सर, केरल में स्पेस मिलेगा नहीं, केरल में बहुत होगी कांग्रेस तो 50-50 पे लड़ लेगी। बंगाल में ममता बनर्जी कह रही कि वामपंथियों के साथ जाओगे तो मैं गठबंधन में नहीं रहूंगी, अगर वामपंथियों को हटा करके भी लड़ोगे तो मेरी जितनी सीटें हैं, मेरे जितने विधायक हैं उतने पे तो मैं लड़ूंगी, उसके बाद पे तुम लड़ना। तो एक बड़ी दिक्कत है कि 18 जो भाजपा जीती है उस पे ममता चाह रही कि कांग्रेस लड़े, फिर यही तो मतलब हुआ ना। अच्छा, कोई भी पार्टी सर, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि क्षेत्रीय पार्टियों का एक सीमित जनाधार है, एक सीमित दायरा है। मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में स्पेस छोड़ दिया जाए, या चाहे बिहार में कांग्रेस कह दे कि नीतीश कुमार आप और लालू ही लड़ो चुनाव, हम नहीं लड़ेंगे, तब भी कांग्रेस के पास बहुत सारे राज्य हैं चुनाव लड़ने के लिए या उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए या अन्य सारी चीजों के लिए। लेकिन अगर ममता बनर्जी बंगाल छोड़ देती हैं तो ममता बनर्जी के पास क्या बचेगा सर? केजरीवाल अगर दिल्ली और पंजाब छोड़ दे कांग्रेस के लिए तो उसके पास क्या बचेगा? और एक बार राजनीतिक स्पेस चला जाता है तो सर आपको भी पता है पॉलिटिक्स में कोई वैक्यूम नहीं होता है कि आप एक बार चले जाइए फिर जब आपका मन करे 5 साल बाद लौट करके आइए, आपका घर है ताला बंद करके गए तो फिर घर में घुस जाएंगे। नहीं, ये तो राजनीति तो वैक्यूम की है ही नहीं, वहां तो हवा वाली स्थिति, वो हमेशा हवा रहती है, ठीक है ना। आप चले जाएंगे, न लड़े कोई पार्टी, कांग्रेस कह दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी 2024 का, भाजपा कह दे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी 2024 का, उसके बाद भी इस देश में चुनाव होगा, उसके बाद भी इस देश में कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्षेत्रीय पार्टियां अपना स्पेस छोड़ देंगी तो कांग्रेस को दे देंगी, तो कल के लिए वो चुनाव कैसे लड़ेंगी? कल के लिए उनके नेता कहां जाएंगे, कहां एडजस्ट करेंगे? 5 साल समाजवादी पार्टी का एक सीट पे जो 5 नेता मेहनत किया है वो क्या करेगा? यही कारण था कि सर 2024 के 19 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में अलायंस हुआ सपा और बसपा का, तो पूरे देश के पॉलिटिकल पंडितों ने एक सुर में कहना शुरू किया कि 5, 10, 12 सीट पे भाजपा शहरी सीटों के अलावा कहीं जीत नहीं रही है। उन्होंने जोड़ करके बता दिया मुस्लिम एक हो गए, दलित एक हो गए, यादव एक हो गए, जाति बेस, कास्ट बेस, ऐसे वैसे सब कुछ, और भाजपा हार गई। ये फार्मूला पूरे देश में एक नैरेटिव चला। मैंने कहा यार कि सपा और बसपा का जो वोटर है ना, वो लालू और मायावती वहां मिल गए, गांव में रोज मार होती है एक दूसरे में, और पिछले 40 साल से एक दूसरे के अपोजिट की राजनीति कर रहे हैं। मैं एकदम स्पष्ट अगर कह दूं तो जो यादव मतदाता है और जो दलित मतदाता है, यादव मतदाता जहां मजबूत स्थिति में वहां दलित मतदाता को खूब पीटा है, और दलित मतदाता जब मायावती के जमाने में मजबूत हुआ तो उसने खूब हरिजन बनाम समर लगवाया है और वो सब चीजें की है। तो वो कोई भूला नहीं है ग्राउंड पे सर, ये लोग मिल गए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इन्हीं के नेताओं ने इनको हराया, इन्हीं के नेताओं ने इनको हराया, क्योंकि 100% प्रेजेंस थी दोनों ही पार्टियों की उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे। उन्होंने कहा यार भाई अगर ये जीत जाएगा तो यार पिछले बार का फिर कलेश रहेगा, तो मैं कहां राजनीति करने जाऊंगा भाई। अखिलेश यादव तो कहीं चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बलराम यादव के लिए तो वही एक सीट है जहां पे उनकी राजनीति है, और तुमने उसको उठा करके बसपा को दे दिया। सेम फार्मूला बसपा के साथ हुआ, और उस चक्कर में भाजपा 62 सीट जीती, जो अप्रत्याशित था लोगों के लिए। डिंपल हार गई, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जिसे वहां पे जो बसपा का, डिंपल की सीट पे बसपा का वोट बहुत बढ़िया है। असीम अरुण भी अभी वहीं से देखिए, एक ब्यूरोक्रेसी से आए हुए थे, बड़े तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर थे, वो विधायक बने पहली बार उस सीट से। सुरक्षित सीट है एक तरीके से कह सकते हैं आप उसको। तो वहां पे बसपा का मतदाता बहुत था। उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार, ये डिंपल जीत जाएगी तो हमारा तो राजनीति खत्म है। ठीक है, सुब्रत पाठक को दे दो। ये है इनके साथ। तो जैसे सर महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में मैं बता रहा हूं आपको, वोटर के लिहाज से ये अभी भी संशय का विषय है कि प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार अपने वोटरों से भाजपा को वोट दिलवा पाएंगे और भाजपा अपने वोटरों से इनके कैंडिडेट को वोट दिलवा पाएगी। ये अभी भी संशय का विषय है, क्योंकि एकदम अपोजिट धारा की राजनीति ग्राउंड पे हुई है ना।
तो जब अपोजिट धारा की राजनीति होती है तो सर आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना है, वोटर को थोड़ी ना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना है कि वो कंप्रोमाइज करेगा, वो नहीं कंप्रोमाइज करता है। हाँ, मैसेज चला गया कि शरद पवार की राजनीति खत्म कर दिया दोनों लोगों ने, मोदी अमित शाह ने, ये मैसेज ठीक चला गया। हाँ नहीं, महाराष्ट्र में अगर देखें भी तो वैसे भी तो इनको क्या है, पिछली बार तो ये हारे थे ना बुरी तरह से। बिल्कुल कुल 6 सीटें तो जीते थे मिलके। जी जी। 5 सीटें हैं ये जीते थे और 1 सीट कांग्रेस जीती थी। जी जी 4 और 1 कांग्रेस और 1 आपके MIM, यही तो जीते थे। बाकी तो क्या 6 सीटें तो निकली थी, 42 सीटें लेके आए थे। अभी भी कोई बहुत स्थिति इनकी ठीक नहीं है वहां पे कि कोई ये लोग बहुत कुछ कर ले जाएं उसमें। और राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था सर, मैं उस पर याद दिलाऊंगा, आपको याद भी होगा। जस्ट इस मीटिंग से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वही बोलना है राहुल गांधी को, चाइना, अदानी और दुनिया भर की चीजें। मुंबई के व्यापारी इससे बहुत नाराज हुए। दूसरी चीज राहुल गांधी ने क्या कही थी, राहुल गांधी ने इस मीटिंग के अंदर एक बात कही थी सर, कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है क्योंकि कांग्रेस ही एक ही पार्टी थी जो भाजपा के सामने टूटी नहीं। और एक तरफ उद्धव बैठे थे टूटी हुई पार्टी के नेता, और एक तरफ शरद पवार बैठे हुए थे टूटी हुई पार्टी के नेता। और जिस तरीके से नाना पटोले चाहे पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरीके से शरद पवार की बेइज्जती की, और अलका लांबा तो फेमस ही है, उसने जिस तरीके से ट्वीट किया अडानी को लेकर के, शरद पवार को लेकर के, बहुत सारे लोगों ने अडानी के मुद्दे पे मना किया कि अडानी के मुद्दे पे मत बोलो, फिर भी राहुल गांधी बोले। तो वो भी एक स्थिति है क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को नेता बना, कांग्रेस नीतीश को नेता मुख्य प्रधानमंत्री बनाएगी, मतलब कुएं में बांग हो रही है कि मतलब कहाँ है, कैसे लोग सोच लेते इस बात को। तो ओवरऑल फिर आप क्या देखते हैं, क्या होगा 2024 में? लड़ाई ही नहीं है सर, ये वैक्यूम है, ये 19 में भी खड़ा किया गया एक वैक्यूम है। और इस लड़ाई में तो फिर भी कांग्रेस अपने दम पे लड़ ली थी बहुत स्थानों पर। हाँ, बहुत लड़ ली थी। एक वैक्यूम खड़ा किया गया है, और उस वैक्यूम में प्रधानमंत्री जब इलेक्शन मोड में आएंगे ना, तब देखिए वो तो 5 दिन का एक स्पेशल सेशन रख देते हैं, उसी में विपक्ष पागल होकर के घूमने लगता है। मतलब आप सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखिए, वो कह रहे मणिपुर पे चर्चा होगी। अरे भाई, आप विश्वास प्रस्ताव जिस चीज पे तुम ला चुके हो, पीएम जवाब दे रहा है, संसद छोड़ करके भाग चुके हो, तुम विपक्ष के नेता जो है अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं दे रहे हो, 35 मिनट राहुल गांधी को दे रहे हो, और राहुल गांधी फिर वही बात अडानी, अडानी पे नहीं बोलूंगा आज, लेकिन जब मेमोरी में उतना ही फिट है तो बोलोगे क्या आप? देश में G20 हो रहा है, राहुल गांधी वहां यूरोपियन यूनियन के पता नहीं कौन से उसमें मिलने गए हैं, जबकि पूरा यूरोप के राष्ट्राध्यक्ष और यूरोप के बड़े बड़े लोग भारत आ रहे हैं। वो तो उनका कोई जो उनका जो टूल किट है, वो टूल किट ऑपरेटर ने वहां पे कोई टूल किट बना दिया होगा, वो तो उसके लिए गए होंगे। लेकिन ये बताएं कि 53 सीट आई थी पिछली बार राहुल गांधी की पार्टी की, यानी कांग्रेस की। उस 53 सीटों में से इनकी 32 सीटें जो थी वो पंजाब, केरला और तमिलनाडु से थी। तो इस बार 53 आएंगी या नहीं आएंगी? 50 के आसपास रहेंगे ये लोग, 10-5 ऊपर नीचे हो जाए। एक और बात समझिएगा सर, जो लोग विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव को कंपेयर करते हैं, तो या तो उनको या तो पूरी राजनीति नहीं पता है, या वो राजनीति समझ नहीं पाते। 100% दिल्ली वाले केजरीवाल को वोट देते हैं विधानसभा में, और 100% नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। अगर आप वोटिंग का टोटल पैटर्न देखेंगे, 7 की 7 सीट मोदी जी आप लोकसभा में ले जाइए, और केजरीवाल तो इधर ले जा, चल अपना बिजली पानी देखता रहे। ठीक, आपके यहां राजस्थान में सरकार थी, और जिसकी सरकार वो 0 सीट जीते लोकसभा में। कहीं मतलब यहाँ तो नारा था ना, अरे यहाँ तो नारा था कि मोदी तुझसे वैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं। तो जैसे ये वाली कहानी थी। अच्छा चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश चले जाइए सर, मध्य प्रदेश में तो कोई नारा ही नहीं था सर। 5000 वोट से जीता कमलनाथ का बेटा छिंदवाड़ा, आखिरी में जाते जाते जैसे तैसे सिंधिया जैसे महारथी धुरंधर चुनाव हार गए। बिल्कुल, वहां पे भी कांग्रेस की सरकार थी सर,
कम से कम उसी वोट, विधानसभा के ही वोट का कंपेयर कर लिया जाए तो कम से कम 10-12 सीट तो पाई जानी चाहिए थी कांग्रेस को। नहीं, मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ देख लीजिए ना, वहां तो वन साइडेड स्वीप हुआ था कांग्रेस का। तो आप जब लोकसभा की बात आती है तो वोटर एक तराजू पे तौलता है। और मैं एक चीज बहुत गंभीरता से बता दूं राजनीति के संदर्भ में, देश की जनता चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, कभी भी खंडित जनादेश देने के पक्ष में नहीं है। देश की जनता के दिमाग में यह बात है, जिसको बनाओ पूरे बहुमत के साथ बनाओ। तो एनडीए अलायंस के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस पार्टी को कम से कम 272 सीट लड़ने को मिलेगी। ये डिसाइड कर लो कि बहुमत तक सीटें, बहुमत वाली सीटों तक चुनाव कौन लड़ रहा है। इसलिए इस अलायंस का कोई मतलब बहुत निकलने वाला नहीं है सर। और चूंकि राजनीति है तो सर कोई भी नहीं कहता, जो 10वें नंबर का कैंडिडेट होता है वो भी पंचायत के चुनाव में कहता नहीं नहीं भैया एकदम सब कुछ बढ़िया है, इधर भैया सेट है, मोहल्ला सेट है, वो वाला कॉलोनी सेट है, वाला वार्ड सेट है, और बस अपनी सीट सब निकल रही है। बाद में काउंटिंग होती पता चला 9 वोट मिला इसको। कहने का अर्थ यह है कि डॉक्टर अविनाश सिंह जी के अनुसार इस इंडी अलायंस का कोई भविष्य नहीं है। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर अविनाश सिंह जी की चैनल की फैक्ट को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। जेबीजेपी उदय निधि के लिए शब्द या दंड देगा केंद्र? अब ये तो देखेंगे। वैसे तो डायरेक्ट उतर गए थे कल तो प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने कैबिनेट कोलीग्स को सबको कह दिया है ना कि भाई इसका प्रतिकार करो। 10 PM पर लाइव नहीं है, आज रिकॉर्डिंग चलेगी। नेक्स्ट, 22 में एसडीजी ने दंड की मांग की फॉर पीएफआई, वाई नरमा ऑन डीएमके। आप लगता है कि समाचार इत्यादि देखते नहीं है। वो जो 262 लोगों ने जिन्होंने मांग की है ना सीजेआई से, उसमें मेरा भी नाम है, जेबीजेपी जी। जी। नेक्स्ट, विवेक, कैन दिस गवर्नमेंट कंसिडर द पॉलिटिकल assassination क्या बोल रहे हैं, especially in some states like West Bengal, Punjab, Tamil Nadu. It happened in the past and will not be the first time in Indian politics. भाई इसका उत्तर में ना हम पूछेंगे और ना हम इसका उत्तर देंगे। पॉलिटिकल assassinations की बात हम नहीं करते। No violence, please. And bread, केजरी मॉडल freebies will be key threat for मोदी जी। देखिए, ये विधानसभा चुनाव में तो हो सकता है, मोदी के अपने चुनाव में नहीं हो सकता। मैं एक चीज और बता दूं कि मोदी जब अपना चुनाव लड़ते हैं, अपना मतलब जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो उसका मोड अलग होता है, उसका परसेप्शन अलग होता है और उसकी कहानी पूरी की पूरी तरह अलग होती है। क्योंकि आचार संहिता लगी रहती है, मोदी जी को किसी फाइल पे साइन वाइन करना नहीं होता है, एकदम फ्री होते हैं, न कहीं विदेश यात्रा होती है उस समय और न कोई इस तरीके का कार्यक्रम होता है। तो जब वो अपना चुनाव लड़ते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी पे जब चुनाव लड़ते हैं, तो माहौल दूसरा होता है। अभी कर्नाटक में हारी है ना भाजपा सर, आप लोकसभा चुनाव में देखिएगा परिणाम उल्टा होगा। वो फिर ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमेशा होता है वहां पे, तो वो तो हमेशा होता है। पिछली बार भी हुआ था ना। तो इसका कोई बहुत, पिछली बार भी तो सरकार ही नहीं की थी। हाँ, पिछली बार भी सरकार ही नहीं की थी जेडीएस के साथ। कुल 2 सीट जीते थे, एक कांग्रेस जीती थी और एक जेडीएस जीती थी। एक जेडीएस जीती थी। तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं है लोकसभा चुनाव के। हाँ, विधानसभा चुनाव में जरूर केजरीवाल कुछ इंपैक्ट डाल सकता है, लेकिन केजरीवाल के पास प्रॉब्लम ये है कि उसका वो शराब वराब वाला पैसा बंद हो गया सर, तो उसके पास अब चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी उसके पास भी समस्या होगी। अब उधर से देखिए पंजाब से कितना पैसा मिलता है। हाँ, लेकिन अभी तो वो विधानसभा में तंग करेगा इनको ना। हाँ, बिल्कुल। उसने टाल ठोक ली है राजस्थान में और एमपी में और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, मनीष जी कह रहे हैं, सर बहन मायावती जी मोदी जी के लिए सॉफ्ट नजर आ रही हैं, पर मुझे तो ये बहन जी विश्वसनीय लगती नहीं कि कुछ एनडीए का भला होगा। जब नहीं थी तब क्या कर दिया था? देखिए, बसपा के साथ
बसपा के साथ जो वोट था ना, वो वोट आज भी बसपा का अपना वोट इंटैक्ट है। बसपा के वोट में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। जो बसपा बाहर से वोट जोड़ी थी, जैसे मुस्लिम वोट जोड़ी थी, वो एक तरफा जा रहा है। वो कर्नाटक की राजनीति में आपको दिखा और हर प्रदेश की राजनीति में अब आपको दिखेगा। मुस्लिम वोट कहीं दो तरफ नहीं जाएगा। बसपा का जो अपना जाटव का वोट है वो उनके साथ इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं जा रहा। जो 9% से लेकर के 11 साढ़े 11% के आसपास उत्तर प्रदेश में या किसी और प्रदेश में भी थोड़ा बहुत है तो, लेकिन विन करने के लिए वो वोट पर्याप्त नहीं है। उसमें आपको ठाकुर का भी वोट चाहिए, ब्राह्मण का भी वोट चाहिए और कोई एक स्ट्रांग ओबीसी जात आपके साथ जुड़नी चाहिए। ये तीनों बसपा से छिटक गए क्योंकि उनको सपा के बाद एक बड़ी मजबूत वैकल्पिक राजनीति भाजपा की मिल गई, इसलिए उनकी ये स्थिति कमजोर हो गई। और बसपा ग्राउंड पे काम कर रही है और बसपा एक चीज जानती है कि ये टीका टिप्पणी करने से, ये हमले करने से ये सब कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा हमले करोगे तो आपके लोग ही टूट जाएंगे। रीजन मैं बताता हूं सर, इतना जो भी, अच्छा मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं किसके वोटरों को फायदा हुआ? सबसे ज्यादा बसपा के वोटरों को फायदा हुआ है। अगर बसपा को पूरे पैन इंडिया आप मान करके चलेंगे तो भी सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी वहां थी, सबसे कम मकान उनके पास थे, शौचालय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास थी। तो इसलिए भी बसपा कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उनको वोटर जवाब दे देते हैं, भाई जी रहने दो, आप तो कुछ दी नहीं। कम से कम मोदी ने 1,20,000 दिया घर बनवाने को, 12,000 दिया लैट्रिन बनवाने को, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, ठीक है जो चल रहा है। वोट आपको दे देंगे, आप बोलो मत कुछ। जी, और अंतिम प्रश्न है आज का। प्रश्न क्या है? ये तो कंट्रीब्यूशन है, धन्यवाद दुर्गा जी। और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम जो है उसको हम यहीं पर विराम देंगे। और डॉक्टर अविनाश सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।